वर्चुअल ऑटिज्म की ट्रीटमेंट में एक बात हम सबको देखने को मिलती है कि कुछ बच्चे 3-4 महीने में ठीक हो जाते हैं, कुछ 6 महीने में ठीक होते हैं, कुछ 9 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ बहुत लेट ठीक होते हैं और कुछ बच्चे ठीक ही नहीं होते हैं? तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? ये सवाल है जसप्रीत का, जो ये जानना चाहते हैं। आप सब लोगों को भी इस डिस्कशन से बहुत फायदा मिलेगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर डालें। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें डालनी चाहिए। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक आता है, जैसे जसप्रीत ने ये टॉपिक सजेस्ट किया, तो जरूर उसको भी लिस्ट कर दें ताकि आपके टॉपिक पर भी अगर वो वायबल हो तो उस पर भी वीडियो आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया तो लाइक का बटन तो हिट कर दीजिए। और जैसा मैंने कहा कि प्लीज 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 कमेंट कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से दूसरों को बहुत फायदा मिलता है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आया है, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तब भी कमेंट जरूर कीजिए। सो हम लोग बात करते हैं कि कुछ बच्चे जल्दी क्यों ठीक होते हैं, कुछ बच्चे देर से क्यों ठीक होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर आपको जरूर कंसीडर करना है। जो बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं उनके पेरेंट्स बहुत जल्दी से अपने एक्शन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है, पौने 2 साल का है, 2 साल का है, और आप फटाफट से इन्वॉल्व हो जाते हैं थेरेपी में जा करके, तो अगर आपको थेरेपी ही सही नहीं मिले तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन सही मिल जाता है 1.5 साल की एज में, तो आपका बच्चा मैक्सिमम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1.5 साल में, पौने 2 साल में, 2 साल में हम लोग तो डायग्नोसिस करवा करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि डायग्नोसिस सही ढंग से नहीं किया गया। क्योंकि अगर डायग्नोसिस सही बनेगा तो डायरेक्शन भी सही मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग बेसिकली वही सारे क्वेश्चनियर्स अप्लाई करके, जो वो क्लासिकल ऑटिज्म में अप्लाई करते रहे हैं, उन्हीं को अप्लाई करके सिम्टम्स के बेसिस पे आपके बच्चे को डायग्नोज कर देते हैं। और उसी के बेसिस पे आगे थेरेपी शुरू हो जाते हैं। माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म आपको मिलता है। जबकि आप भी अच्छे से जानते हो कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम जो है वो स्क्रीन से हुई है। अगर प्रॉब्लम स्क्रीन से हुई है, टीवी स्क्रीन से या मोबाइल स्क्रीन से, आईपैड स्क्रीन से, कंप्यूटर स्क्रीन से, तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म होता है। सिर्फ एक फैक्टर आपको और रूल आउट करना है। कोई बहुत हाई ग्रेड फीवर तो नहीं आया, कोई सीजर तो नहीं आया। अगर सीजर आया है तो ये रिग्रेशन उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर सीजर नहीं आया, कोई डिजीज नहीं है, कोई और हिस्ट्री नहीं है, बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा है, उसके सारे माइलस्टोन्स नॉर्मल हैं, तो डेफिनेटली उसको वर्चुअल ऑटिज्म होगा। हालांकि ये एक एक्सेप्टेबल डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन हाँ, इस टर्म को तो जरूर यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग इस डायग्नोसिस को ना यूज करने की वजह से दूसरी जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, बस उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि हमने डायग्नोसिस ऑटिज्म का बना लिया। तो जो क्लासिकल ऑटिज्म में फिलोसफीज यूज हो रही हैं, सेरेब्रल पैल्सी में हो रही हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन में यूज हो रही हैं, वही सारी की सारी ट्रीटमेंट फिलोसफीज वर्चुअल ऑटिज्म के लिए शुरू हो जाती हैं। और आपका बच्चा स्ट्रगल करता रहता है, आप स्ट्रगल करते रहते हैं कई कई साल तक, और आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि करेक्ट डायरेक्शन में डायग्नोसिस होकर आपको करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान्स नहीं मिले, और उसकी वजह से आपका बच्चा और आप स्ट्रगल करते जा रहे हैं। तो चलिए, ये एक दो फैक्टर्स हो गए। उसके बाद लेट बच्चा ठीक होने का एक बड़ा रीजन होता है, जब आप लेट पर लेट पर लेट करते हैं। मुझे एक बहुत बड़ी चीज, एक और चीज मैं यहाँ कवर कर देता हूँ। किसी ने लिखा था कि हस्बैंड्स पे भी वीडियो बनाइए, क्योंकि अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि मैं तो ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, हस्बैंड नहीं मानते। तो भाई, हस्बैंड्स को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं मान रहे? और बच्चा खाली मदर का तो है नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ से जो कंस्ट्रेन और रीस्ट्रेन आता है ना, उसकी वजह से कई साल निकल जाते हैं। लड़के लोग अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वहाँ एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, कई लोगों का डिसीजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए। मदर वरीड होती है, वो अकेली पड़ जाती है फैमिली में, वो स्ट्रगल करती रहती है, वो बातें सुनाना शुरू करती है, लोग उसी को पागल बताते रहते हैं, पूरी फैमिली के लोग। और उसकी बात ना मान करके वो ट्रीटमेंट के लिए कहीं भी नहीं जाते।
तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस इशू को रिजॉल्व किए जाना चाहिए। भाई अगर आप हस्बैंड हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चा आपका भी है, कि आप बच्चे को देखें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखें और अपनी वाइफ के साथ मिल करके कोऑपरेट करके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। और आपकी वाइफ नहीं लड़ेगी आपकी फैमिली में, आपको लड़ना पड़ेगा। आप लड़ेंगे, कुछ बुरा नहीं होगा, एक दो दिन की नाराजगी बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी वाइफ लड़ेगी, उसकी सारी बातें जिंदगी भर के लिए लिस्ट कर दी जाएंगी। इसलिए उसे लड़ने का मौका ना दीजिए, खुद लड़िए और खुद सामने जाइए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, अगर आप न्यूक्लियर में, फिर तो वैसे ही यार मान लीजिए, उसकी बात कम से कम एक बार दिखा लीजिए, डॉक्टर से मिलिए, बातचीत कीजिए, शायद आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। एक से नहीं होती तो दूसरे से ट्राई करें, दूसरे से नहीं होती तो तीसरे से ट्राई करें। लेकिन उसे अपने बच्चे को, आजकल के बच्चे जो होते हैं 2.5 साल की एज में कंप्लीट और क्लियर सेंटेंसेस में बात करते हैं, यानी उनकी कम्युनिकेशन 100% डेवलप हो जाती है। तो अगर आप वहां पर डिले करते हैं तो आप सबसे बड़ा चीटिंग अपने साथ कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, वाइफ्स को कोऑपरेट कीजिए। दूसरा फैक्टर होता है कि बच्चे लेट क्यों ठीक होते हैं, क्योंकि हस्बैंड नहीं मान रहे। सो हस्बैंड और उनकी फैमिली को मनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको जॉइंट फैमिली में चलना है तो बहुत बड़ी बात होती है, और इसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप्स खराब मत कीजिए, बच्चे को दिखाइए, बच्चे के लिए खुद मत लड़िए, बल्कि जॉइंटली एफर्ट करके आगे बढ़े। उसके बाद एक फैक्टर ये होता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, कुछ मेडिसिन लेंगे। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको मेडिसिन लेने से कोई नहीं रोकेगा, आप मेडिसिन जरूर लीजिए, जहां आपका मन बनता है आप जरूर लें। लेकिन जो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, यानी जो थेरेपिटिकल मेथड्स हैं, जिसमें आप थेरेपी के लिए जाते हैं, वो जरूर कीजिए। मतलब उससे पीछे मत हटिए, यानी अपना काम, आप साइंटिफिक काम तो करते रहो ना। अब मेडिसिन किस तरीके से ठीक करेगी, कितना ठीक करेगी, क्योंकि ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें प्राइमरीली थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए करेक्ट थेरेपीज लेकर के आगे जरूर बढ़िए। मेडिसिन आप लीजिए, मेडिसिन लेने से कोई मना नहीं कर रहा। कई लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि होम्योपैथी ले ना ले, हर्बल ले ना ले, ये सप्लीमेंट दे ना दे। तो ये सारी की सारी चीजें आप उस कंसर्न स्पेशलिस्ट से मिले हैं, अगर आपको यकीन बनता है तो आप जरूर कीजिए। लेकिन क्योंकि मैं इसमें कहीं, मैंने आज तक यहाँ पर बैठ करके इस प्लेटफॉर्म पे किसी किसी भी स्पेशलिटी को या किसी के भी काम को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की। और कई लोगों का यही काम होता है, वो आपको फेक ऑटिज्म एक्सपर्ट्स के बारे में आपको अवेयर करते रहते हैं बैठ करके। वो अपनी दुकान नहीं देखते कि भाई तू अपनी दुकान चला ले, तो दूसरों को क्या एडवाइस कर रहा है। तो इस तरह के कई लोग वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, स्पेशली आपके हमदर्द बनने के लिए। आप अपनी इंसाइट यूज कीजिए। आप सारे लोग पढ़े लिखे, फोन आपके हाथ में है, कितने सारे आपको रेफरेंसेस वहां से मिल जाते हैं। इसलिए आप अपने पे यकीन कीजिए। आप इतने बेवकूफ नहीं, कोई और आकर के आपको एडवाइस करेगा। तो कई बार आप इस तरीके से भी इधर उधर हो जाते हैं, किसी की बात सुन करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कुछ और अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये लाइफ डिस्टर्ब ना करें। सो इसके अलावा आपको क्या करना होता है कि जब आप ट्रीटमेंट और थेरेपी ले रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ को कोऑर्डिनेशन बना करके उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना होता है। जैसे अगर वाइफ फॉर्मल एक्टिविटीज करवा रही है, घर के सारे काम कर रही है, एंड वाइफ इज नॉट वर्किंग, वो हाउस वाइफ है, तो फिर जब शाम को हस्बैंड घर पे आ जाते हैं तो उनके दो काम होने चाहिए। 1 घंटा अपने बच्चे को घुमा करके लाओ और आधा घंटा उसके साथ म्यूजिक चलाकर डांस करो। ये आप काम कर दो, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अगर ये सारी की सारी चीजें आती हैं तो ट्रीटमेंट में टाइम नहीं लगता। उसके अलावा फिर डिसिप्लिन आ जाता है, कितना डिसिप्लिन से आपको जो एक्टिविटीज दी गई हैं वो आप फॉलो करते हैं। एक और बड़ा फैक्टर होता है कि यहाँ पर आपको 7 8 10 घंटे की एक्टिविटीज दे दी गई है। अगर आपको वो 7 8 10 घंटे की एक्टिविटीज दी गई हैं और आप उसी में लगे हुए, तो आप अपने बच्चे को अननेसेसरली हर वक्त, ऑलरेडी वो सेंसरी ओवरलोड है, तो आप उसको सेंसरी ओवरलोड पे ओवरलोड करते चले जाते हैं। तो वो उसके बाद फिर आपको कोऑपरेट नहीं करना चाहता। मैंने एक बार पहले भी आपको सजेस्ट किया, पिछले वीडियोस में भी बताया कि एक सेशन जब आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स के थ्रू, एक सेशन 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दिन में आप 4 5 6 सेशंस टोटल मिला करके ले लें डिफरेंट एक्टिविटीज के, तो बहुत हो जाता है। 1.5 घंटे 2 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा आप लिमिट सेट करें, मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर। 2 आवर से ज्यादा आपको फॉर्मल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा फॉर्मल प्रैक्टिस, और ये फॉर्मल प्रैक्टिस खाली है नहीं कि घर पर करनी है। आप पहले से 2 घंटे सेंटर में लगाए हैं, 2 घंटे आपके घर में कोई स्पेशल एजुकेटर आ रहे हैं या स्पीच थेरेपिस्ट आ रहे हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ रहे हैं, वो लगा रहे हैं, फिर 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो नहीं। टोटल फॉर्मल प्रैक्टिस 2 घंटे की होनी चाहिए, चाहे वो सेंटर में लग गई चाहे आपने खुद से की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए।
उसके अलावा आपको एक कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। यानी आपको जिससे भी आप थेरेपी ले रहे हैं अपनी मन की सुनिए, अपने मन की सुन करके डिसाइड कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कमेंट सेक्शन, जैसे नीचे कमेंट सेक्शन में जाते हैं, अब लोग क्या होता है कि 10 अच्छे कमेंट लिखे हैं उनको नहीं देखेंगे, एक बुरा कमेंट लिखा होगा और ये लिखा होगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्टर की फीस पसंद नहीं आएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें डॉक्टर की बात पसंद नहीं आएगी। मैक्सिमम लोग जो कमेंट करते हैं वो बिना ट्रीटमेंट लिए कमेंट कर देते हैं, वो थेरेपी नहीं लेंगे आपसे, उन्होंने सिर्फ आपको एक बार दिखाया है। भाई जब तक आपने इस पर्टिकुलर बंदे से थेरेपी ही नहीं लिया, हाउ कैन यू कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट? वो कमेंट कर देंगे सीधा उठा करके। सो ये कमेंट जो है ना, जब किए जाते हैं तो आप कमेंट की ऑथेंटिसिटी देखा कीजिए। उसमें क्या होता है, कई बार बड़ी नाराजगी से लोग बात कमेंट करते हैं, क्योंकि या तो उनका फोन नहीं उठाया गया, और या फिर वो क्लिनिक में आए हैं, कुछ किसी स्टाफ ने मिसबिहेव कर दिया है, डॉक्टर की नौबत नहीं है। अगर वो डॉक्टर से भी मिला, डॉक्टर ने जब चार्जेस बताए, आपको चार्जेस ज्यादा लग गए या कम लग गए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार चार्जेस, अब चार्जेस ज्यादा हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? जिसके चार्जेस ज्यादा हैं क्वालिटी भी डेफिनेटली दे सकता है वो। तो इसलिए क्वालिटी जब तक आपने जजमेंट नहीं ली, एंड मोर ओवर अगर आपको चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लो ना कि डॉक्टर साहब मुझे ये देने में डिफिकल्टी होगी, आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर दीजिए। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं होता जो आपके सुनने पर कहने पर एडजस्ट ना करे। लेकिन सीधा जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई डोंट नो, ये आपको जो फ्रीडम मिली है ना, इसका कई बार मिस यूज कर लेते हैं लोग बाग। तो ये बड़ा ध्यान रखे किसी के बारे में कुछ लिखने से पहले, अगर आपने उससे ट्रीटमेंट ली, क्योंकि इससे कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। क्योंकि जो आपसे ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं विच आर हैप्पी, तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको भगवान के तौर पे देख रहे हैं, आप उनको फ्रॉड, चीट, शैतान के तौर पे देख रहे हो। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए आप किसी के बारे में, नॉट अबाउट मी, एनीबॉडी, किसी भी स्पेशलिस्ट के बारे में कमेंट करने से पहले, अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है, आपने थेरेपी लिया है, कितने सारे लोग थेरेपी ले रहे हैं उनके कमेंट्स होते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कमेंट से कि आप थेरेपी ले रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आपको अवेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जब ट्रीट करने की तरफ जाते हैं, इसके लिए अगर मैं इसको कहते हैं समराइज करूं, तो नंबर वन, आपका बच्चा जितना छोटा होगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। नंबर टू, आपके बच्चे का डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो क्लासिकल ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोज हुआ, वर्चुअल ऑटिज्म है, क्लासिकल ऑटिज्म डायग्नोज हुआ, तो ट्रीटमेंट आपको वही मिलेगी जो डायग्नोसिस मिला, उसी के हिसाब से। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होते हैं। उसके अलावा आप अपनी फैमिली में कोऑपरेशन वाला माहौल पैदा करें। अगर वो कोऑपरेशन वाला माहौल नहीं है, आप सारा टाइम नेगेटिव रह के थेरेपी कर रहे हो, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी जोर लगाते रहे। आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप अपनी ट्रीटमेंट की जो आपकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो डिस्कस करते रहें अपने स्पेशलिस्ट से। जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप एडवाइस लेते रहें, और जो डॉक्टर्स आपसे सीधे कनेक्टेड हैं, फोन कॉल पर आपके लिए अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर आपके लिए अवेलेबल है, आपको थेरेपी उन्हीं से करना चाहिए। आपको ऐसे डॉक्टर से कभी थेरेपी नहीं करना चाहिए जो आपकी बात ही नहीं सुनते, जो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, जो आपको एडवाइस ही नहीं कर सकते। यानी क्राइटेरिया ये होता है, क्योंकि डॉक्टर सभी बिजी होते हैं, तो मिनिमम 24 आवर्स में तो आपको रिप्लाई मिलना चाहिए ना, तो वो रिप्लाई आपको जरूर मिलना चाहिए। तो अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स आप इसमें देख करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा जल्दी इंप्रूव होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप अपने कमेंट देते रहिए और आपके कमेंट्स पर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय।